हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और उसमें हम कुछ क्रॉस की बात कर चुके थे लास्ट क्लास में, मल्टीपल एलिलिज्म की हमने वहां पे बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी of inheritance। तो आज की क्लास में हम इस थियोरी की बात करेंगे, कुछ मेंडल के वर्क की बात करेंगे कि मेंडल ने कैसे अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया, वो लोगों के सामने क्यों नहीं ला पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी की बात करें तो मेनली उसमें किसकी बात होगी, क्रोमोसोम्स की बात होगी कि भाई जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, जीन्स के कारण हो रहा है। ठीक है, और वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम अभी तक किसकी बात करते आ रहे हैं, मेंडल की बात करते आ रहे हैं। ठीक है, जॉर्ज मेंडल की बात करते आ रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे जो मेंडल था उसने अपने वर्क को पब्लिश किया इन 1865 में। ठीक है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865 ऑन इनहेरिटेंस। अभी तक हमने पढ़ा है ना कि मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, कि किस तरीके से 1 जीन इनहेरिटेंस हुआ, किस तरीके से 2 जीन इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, तो मेंडल ने जो अपना जो रिजल्ट कलेक्ट कर रहा था, जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसको उसने कब पब्लिश किया, 1865 में। ठीक है, बट लेकिन वहां पे क्या हुआ, रिजल्ट्स आर नॉट कम इन फ्रंट ऑफ पीपल। लेकिन लोगों के सामने जो है रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, उसने पब्लिश तो कर दिया इन 1865 में, बट रिजल्ट नॉट कम इन फ्रंट ऑफ पीपल। वाई, क्या रीजन थे वहां पे कि उसका जो रिजल्ट था वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ पाया। इवन उसकी डेथ के बाद लोगों को पता चला था कि हाँ उसने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो लोगों के सामने उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, उसके कुछ रीजंस की हम बात करेंगे। ठीक है, कि उसके क्या क्या रीजंस थे कि जिसके कारण लोगों के सामने उसकी जो रिजल्ट थे वो नहीं आ पाए। सबसे पहला रीजन था कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, कि लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, लोगों के साथ बातें नहीं हो पा रही थी, या आप कह सकते हो वहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे। तो वहां पे सबसे पहली जो कमी थी या सबसे पहला जो रीजन था वो था कम्युनिकेशन का। ठीक है, कि वो लोगों से बात नहीं कर पा रहा था और अपने रिजल्ट उनके सामने नहीं रख पा रहा था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहला रीजन क्या आया यहाँ पे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आई। सेकंड रीजन वहां पे क्या था, जो उसने फैक्टर्स की बात की थी। भाई अभी आज के टाइम में हम उनको क्या बोल रहे हैं, जीन्स बोल रहे हैं, लेकिन मेंडल ने उनको क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था फैक्टर का, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि क्या था, उसका भी एक रीजन था कि जो फैक्टर्स था उसको लोगों ने, मतलब या आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट नहीं किया एक तरीके से, कि क्योंकि वहां पे क्या थी, एक तो क्या था वहां पे कि उसने फैक्टर्स नाम तो बता दिया लेकिन उसने प्रूफ नहीं किया, या उसने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया कि जिससे लोगों को पता चले कि भाई हाँ फैक्टर्स कुछ होता है, उसने बताया ही नहीं। तो वहां पे जो थर्ड रीजन था वो क्या था, लैक ऑफ प्रूफ। ठीक है, लैक ऑफ प्रूफ, प्रूफ की वहां पे कमी थी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। भाई उसने वो अपने तरफ से प्रूव नहीं कर पाया कि फैक्टर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई फैक्टर भी कुछ होता है। ठीक है, तो वहां पे थर्ड रीजन क्या आया, लैक ऑफ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, की फैक्टर कुछ होता है, इस चीज का प्रूफ दीजिए।
ठीक है। फिर इसके बाद उसने ये भी नहीं बताया हाउ मेड दीज फैक्टर्स, कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कैसे बने हैं, ये क्या होते हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। उसने फैक्टर्स नाम तो दे दिया बस, लेकिन उसने उसके बारे में और कुछ भी नहीं बताया। तो ये भी एक रीजन हो गया कि उसका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हो पाया या लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। इसके बाद एक फिफ्थ रीजन और भी आता है। फिफ्थ रीजन यहाँ पे क्या आता है कि उसने क्या किया, मैथमेटिक्स को यूज किया विद बायोलॉजी। उसने अपने जो आपने देखा ना उसके अंदर उसने रेशियो बताया कि भाई यहाँ पे 9331 का रेशियो आ रहा है, यहाँ 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो उसने क्या किया, मैथमेटिक्स को यूज किया विद बायोलॉजी। ठीक है। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने कि कैसे आप जोड़ सकते हो मैथमेटिक्स को बायो के साथ, कैसे आप रिलेट कर सकते हो। तो उससे वो सफिशिएंट नहीं था लोगों को, मतलब उस चीज को प्रूफ करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ रीजंस थे जिसके कारण उसका जो वर्क है वो लोगों के सामने नहीं आ पाया, हालांकि वो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है। तो देयर आर सेवरल रीजंस। ठीक है, वाई मेंडल्स वर्क डज नॉट कम इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है। तो 1865 में उसने क्या कर दिया था, पब्लिश कर दिया था, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आ पाया। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद 3 नए साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है। अब कब की बात हो रही है यहाँ पे, इन 1900। मेंडल ने कब पब्लिश किया था, इन 1865 में। इन 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है। 3 साइंटिस्ट वहां पे कौन कौन से थे, एक तो थे वहां पे डी वेरीज। ठीक है। दूसरे थे वहां पे कैरेंस एंड तीसरे थे वहां पे वॉन सरमार्क। ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट कौन थे, वॉन सरमार्क। इसे हम बोलते हैं सरमार्क, टी यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है। तो आप साइंटिस्ट का नेम मत बिगाड़ देना इसको बोल के। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, सरमार्क बोलते हैं। ठीक है। तो वहां पे 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरीज आए, कैरेंस आए एंड वॉन सरमार्क आए। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। ठीक है। दे रीडिस्कवर मेंडेलियंस वर्क। रीडिस्कवर मतलब दे रीडिस्कवर, उन्होंने उसके वर्क को दोबारा से उसके ऊपर काम किया और उसको एक नए तरीके से पेश किया। ठीक है। उसने क्या किया, एक नए तरीके से पेश किया और लोगों ने उनकी बात मानी भी। मतलब क्या है, बना तो कोई और रहा है, लेकिन आप उसमें और तड़का लगा के थोड़ा सा आप अपनी तरफ से पेश कर दो, लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो वही बात यहाँ हो रही थी, उसने तो उसका तो रिजल्ट सामने आ नहीं पाया। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरीज आए, कैरेंस एंड वॉन सरमार्क इन 1900 में। ठीक है। उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। जब उन्हें ये सारी चीजें मिली तो उन्होंने देखा कि इतने एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं और ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। ठीक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे दोबारा से लोगों के सामने लाएं, लोगों को इंफॉर्मेशन दे इस चीज के बारे में। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो तो थी 1865 की बात, लेकिन 1900 जैसे ही टाइम ज्यादा आगे बढ़ा तो वहां पे कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आई। ठीक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर मॉडर्ननेस आई कि पहले माइक्रोस्कोप नहीं था या मॉडर्न और मतलब लेटेस्ट क्वालिटी का जो माइक्रोस्कोप था वो आया, नई नई तकनीकें आई, जिसके कारण उनको क्या हो गई, आसानी हो गई उस काम को दोबारा से रीडिस्कवर करने की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। ठीक है। माइक्रोस्कोपी आ चुकी थी उस टाइम पे, तो वो अपने वर्क को वहां पे प्रूव कर रहे थे। माइक्रोस्कोपी आ गई थी तो मतलब वो क्या कर रहे थे, वो जो फैक्टर्स थे उनको वो देख चुके थे। ठीक है। कैसे, उन्होंने क्या क्या किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने, दे ऑब्जर्व सेल डिवीजन। ठीक है। उन्होंने क्या देखा था,
दे ऑब्जर्व सेल डिवीजन, उन्होंने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, और उन्होंने क्या किया कि उस सेल के अंदर कुछ ऐसा है जो कि सेल के, उन्होंने क्या देखा कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि क्या होती है, डिवाइड होती है बिफोर एवरी सेल डिवीजन। आजकल तो हमें सब कुछ पता है भाई, हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा डीएनए है, ठीक है, हमारे क्रोमोसोम्स है जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मॉडर्ननेस वहां पे नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां पे नहीं थी। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि भाई इस सेल के न्यूक्लियस में कुछ ऐसा है जो कि क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बिफोर एवरी सेल डिवीजन, ठीक है। एंड वो जो स्ट्रक्चर थी जो डिवाइड हो रही थी, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम, ठीक है। तो उन्होंने उसे क्रोमोसोम बताया, जिसको भी उस पे जो जीन्स प्रेजेंट थे, जिसको मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर्स कहा था, ठीक है। चीज वही है, बस क्या हो गया है, उसका नेम चेंज हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, इस सेल के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है, जो डिवाइड हो रहा है बिफोर एवरी सेल डिवीजन, वो क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। भाई हम कहते हैं ना कि जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है एंड साइटोकाइनेसिस होती है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्मा डिवाइड करती है, और एक सेल से 2 सेल बन जाती है, ठीक है। तो वहां पे इन तीनों साइंटिस्ट ने इस क्रोमोसोम के बारे में बताया कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, और इनको क्या बोला, कलरिंग बॉडीज बोला, ठीक है। कुछ कलरिंग बॉडीज प्रेजेंट थी उस न्यूक्लियस में जो कि क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, सेल डिवीजन के बारे में बताया, अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने वो देखा सब, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट इन 1904 में, ठीक है, 1904 में 2 साइंटिस्ट और आए। उन्होंने तो बता दिया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो कि डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स को ही कंपेयर किया गया फैक्टर्स के साथ। मेंडल ने जो जो चीजें फैक्टर के बारे में बोली थी वही इन तीनों ने क्रोमोसोम के बारे में बोल दी, ठीक है। बस जो पॉइंट्स आपके वो सेम है, एक तरफ फैक्टर होगा और एक तरफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब इन 1904 में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट और आए, कौन कौन, सुटॉन एंड बॉवरी, सुटॉन एंड बॉवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट नेम इंपॉर्टेंट है एंड ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुटॉन एंड बॉवरी आए 1904 में एंड दे प्रपोज्ड अ थ्योरी, और उन्होंने एक थ्योरी को प्रपोज किया, और वही थ्योरी आगे जाके क्या कहलाती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। तो तीनों साइंटिस्ट का पता चल गया, मेंडल का पता चल गया। अब हम बात करेंगे किसकी, सुटॉन एंड बॉवरी की, ठीक है, सुटॉन एंड बॉवरी। सुटॉन एंड बॉवरी ने क्या किया, एक थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, इनके पॉइंट्स क्या थे कि गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, दे कैरी ऑल द हेरिडिटी कैरेक्टर्स, गैमेट्स कैरी ऑल द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। आपने देखा होगा ना, जो लास्ट चैप्टर्स में हमने बात की थी, हमने गैमेट्स बनाए थे, जायगोट कैसे बन रहा था, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा था, और वही कैरेक्टर्स क्या आ रहे थे, प्रोजेनी में आ रहे थे। तो ये कहते हैं जो गैमेट्स होते हैं, दे कैरी ऑल हेरिडिटी कैरेक्टर्स, पेरेंट्स के कैरेक्टर वो क्या करते हैं, उनके अंदर होते हैं, और वही कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है गैमेट्स का, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं,
विच हैव ऑल दीज कैरेक्टर्स। गैमेट्स के अंदर उसने क्या कहा, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गैमेट्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और वो क्रोमोसोम्स ही क्या करते हैं, इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं फ्रॉम एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ डिटेल में बताया, हालांकि पहले आ चुकी थी ये बात। ठीक है, डी वेरीज हो गए, सरमार्क हो गए और कैरेंस हो गई, उन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में बता दिया था कि दीज आर कलरिंग बॉडीज। लेकिन सूटॉन एंड बॉवरी ने भी क्या किया, थोड़ा और एक्सप्लेन किया क्रोमोसोम्स के बारे में। उन्होंने क्या कहा, दीज आर दोज स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर दोज स्ट्रक्चर्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, कि ये ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या है, इनहेरिटेंस के लिए और इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इन्हीं में ही क्या है, जीन्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इस तरीके से होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है, जिससे कि जो दो आर्म्स हैं वो क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया और ये बताया कि यही ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन के लिए। तो सूटॉन ने क्या किया, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी की, इनके बारे में नॉलेज को कलेक्ट किया। ठीक है, और वहां पे जो मेंडल ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बेस पे उसने उन लॉज को एक्सप्लेन किया और अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया और उस थ्योरी को नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि ऐसी थ्योरी जिसके अंदर इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर्स क्या है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सूटॉन एंड बॉवरी ने इन द लास्ट क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरी का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकला, इन द लास्ट क्या कंक्लूजन यहाँ पे हुआ, कि जो क्रोमोसोम्स है, दीज आर द ओनली थिंग्स विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स या विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, कि क्रोमोसोम ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो पास हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। ठीक है, और वहीं इनको क्या कर दिया गया, आपका एक इस तरीके से डिफरेंस दिया हुआ होगा बुक में, एक तरफ आपका फैक्टर्स होगा और एक तरफ आपका क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, फैक्टर्स को ही आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, जो जीन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने क्या कहा, क्रोमोसोम्स पे इस तरीके से जीन्स वहां पे क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है, और वही क्या कर रहे हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी एंड इनहेरिटेंस, की जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे और वही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सूटॉन एंड बॉवरी ने अपने बताया, एक्सप्लेन किया, क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी की, कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है। उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप उनको जज किया, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था ना, वैसे वैसे उसको और एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम से बोलते हैं कि वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, एक और नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका एक मेन रोल है जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ जितने भी साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं ना, उनको अच्छे से याद रखना है। ऐसा कोई नेम नहीं है जो आपको याद ही ना हो या जो आपको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बड़े साइंटिस्ट की आज हम बात करेंगे। ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन थे, टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन, पूरा नेम क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, इनका भी बड़ा योगदान रहा है जेनेटिक्स के अंदर, जिसे आप शॉर्ट में बोल देते हैं टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, इनके कुछ नेम और भी है,
जैसे मेंडल को बोला जाता है ना फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। और फ्लाईमैन, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाईमैन भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारे ही नेम एक ही साइंटिस्ट के हैं। तो टीएच मॉर्गन जो था उन्होंने एक बहुत ही अहम योगदान दिया है अपना जेनेटिक्स के अंदर। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जितना भी अपना वर्क किया वो किसके ऊपर किया? ड्रोसोफिला पे किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, मेलानोगैस्टर, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, जो फ्रूट्स के ऊपर रहती है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। और फ्रूट फ्लाई, यहीं से ही इनका नेम क्या हो गया? फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो कि कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रोल ऑफ ड्रोसोफिला इन जेनेटिक्स, कि ड्रोसोफिला का क्या रोल था जेनेटिक्स में, कि मॉर्गन ने उसी को ही क्यों चूज किया, ठीक है। रोल ऑफ फ्रूट फ्लाई, कि जो मॉर्गन था उसने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, ऐसे क्या रीजन से। जैसे हमने बात की ना कि उसने मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट को चूज किया था, क्यों किया था? उसके कुछ रीजन थे। वैसे ही यहाँ पे इसके भी कुछ रीजंस है। तो हम इस फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं आज, ठीक है। इसको जानते हैं क्या है ये। सबसे पहले ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, तो इसका नेम है, कॉमनली दे आर नोन एज फ्रूट फ्लाई, ठीक है। टिनी इन साइज, साइज जो होता है इनका छोटा होता है। फ्रूट फ्लाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रूट्स के आसपास आपको दिखेंगी, ये फ्रूट्स को ईट करती हैं, तो उसके आसपास ही मंडराती रहती हैं, ठीक है। पहली क्वालिटी, पहला। सेकंड, हम क्या कहते हैं? दे आर इजीली ग्रोन इन सिंथेटिक मीडियम, दे आर इजीली ग्रोन इन कल्चर्ड और सिंथेटिक मीडियम, कि हम इन्हें सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो करवा सकते हैं। हम अपनी लैब के अंदर भी हम मीडियम प्रोवाइड करके इनको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए भी इजीली ये ग्रो हो जाती थी, ये भी इनकी एक क्वालिटी थी लेबोरेटरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स के अंदर 14 to 15 डेज में ये क्या कर लेती हैं? अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती हैं। तो लाइफ साइकिल इनकी छोटी थी, जैसे पी प्लांट की छोटी थी, ठीक है। तो जिसके कारण क्या था, जो रिजल्ट था वो जल्दी निकल के आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसको यूज किया। इसके बाद ये कहता है इसके अंदर और क्या क्वालिटी है? सिंगल मेटिंग, सिंगल ऑन सिंगल मेटिंग, कि एक बार मेटिंग करने से ये जो है इनकी जो प्रोजनी आती थी, थाउजेंड्स ऑफ प्रोजनीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऑन सिंगल मेटिंग दे कैन प्रोड्यूस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, कि एक बार मेटिंग से ही इनका जो नंबर था प्रोजनी का, न्यू ऑफस्प्रिंग का, वो ज्यादा होता था, ठीक है। ऑन ए सिंगल मेटिंग दे कैन प्रोड्यूस a large number of progeny, ठीक है। तो प्रोडक्शन वहां पे क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या मतलब होता है इस बात का? देखिए, फिफ्थ है दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल दे डिस्टिंग्विश इजीली, हम उन्हें इजीली पहचान सकते हैं देख के,
ठीक है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, जो मेल होता है इट इज स्मॉल इन साइज, एंड फीमेल जो है वो लार्ज है इन साइज में, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, मेल क्या है, हेट्रोगैमी है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, इन मेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज XY, हेट्रोगैमी है वो। और फीमेल के अंदर क्या है, वही आपका होमोगैमी, सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दे हैव मोर हेरिडिटी वेरिएशंस, इनके अंदर वेरिएशंस बहुत मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, फ्रूट फ्लाई के। ठीक है, जिसके ऊपर किसने किया, TH मॉर्गन ने अपना वर्क किया, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो इसलिए TH मॉर्गन को फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में, और एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो कि मॉर्गन ने किया था, किसके ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे अपना डिटेल में पढ़ें और अपना नोट्स बनाएं हाथ की हाथ, ताकि आपको इजी हो टेस्ट के टाइम पे पढ़ते समय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।